हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइरोन क्लासेस में। और भाई हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका मैंने पार्ट नंबर 1 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया है। जिन बच्चों ने जाकर नहीं देखा है वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक में, वहां से आप लोग देख लेना और मजा आएगा भाई आप लोगों को। उसके बाद देखो मेरा जो इसमें मकसद था आपको कि भाई 2 पार्ट में बनाने का क्या मकसद था, तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं कि यार देखो पोटेंशियल और कैपेसिटर है तो एक ही, पर मैंने इनको 2 पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि ये ना आपको इंटरेस्टिंग हो जाए। और भी जो पहली वाली है उसमें पोटेंशियल को बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे समझाया है और कैपेसिटर मैं ये पार्ट नंबर 2 बना रहा हूं। अब सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो एक वर्ड नाम याद आता है जिसका नाम है कैपेसिटर। इस वर्ड को ही हम लोग इस पूरे चैप्टर में अपना समझने वाले हैं। और जब मैं इसको समझाऊंगा तो पहले इसका प्रिंसिपल आपको समझना है। और एक बार जब आपकी थ्योरी, आपको ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, तो ये चैप्टर आपको ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि व्हाट इज द कैपेसिटर। तो और मैं ये भी बताऊंगा कि कैपेसिटर खाली एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ही नहीं है, हम लोग भी एज अ कैपेसिटर ही हैं। आप ये देखोगे सर जी, कैपेसिटर क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट मींस, कहने की बात क्या है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज नन अदर द डिवाइस, इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। यानी एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? चार्ज को स्टोर करती है, वो भी मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में। अब यही काम तो भाई हम भी करते हैं। यानी मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे सर जी कैसे, हम कैसे करते हैं, इसका एक रीजन बताता हूं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। भाई आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपने ये चैप्टर पढ़ा और इसमें आपने देखा कि जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो भाई अगर मैं भी क्या हूं? एक कंडक्टर हूं, और अगर मुझे भी चार्ज दिया जाएगा तो मैं भी चार्ज को स्टोर कर लूंगा। भाई जैसे मैंने इसको इससे रब किया तो आप बोलोगे पेन पर भी चार्ज आ गया, शर्ट पर भी चार्ज आ गया। इसका मींस क्या है? इसका मींस क्या है कि सर इसके पास भी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है और मेरी टी शर्ट के पास भी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो एक्चुअली ये भी अपने आप में क्या है? कैपेसिटर ही है। इवन हमारे पास जो बैटरी होती है ना, बैटरी जो होती है वो भी यही काम करती है। वो भी क्या करती है? आपने जैसे अपना मोबाइल होता है, मोबाइल को जब आप चार्ज करते हो, बोलते हो यार चार्जिंग पर लगा दो मोबाइल डाउन हो गया है, तो चार्जिंग का मींस क्या होता है? आप उसको चार्ज दे रहे होते हो। चार्ज दे रहे होते हो तो मींस वो भी वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर रही है। लेकिन फिर भी दोनों में एक डिफरेंस है भाई, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और इसमें कोई ना कोई तो डिफरेंस है। बोलोगे हाँ जी सर डिफरेंस तो है। तो भैया इनमें डिफरेंस ये है, मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर है, ये जो चार्ज को स्टोर करता है, ये मैक्सिमम में जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चार्ज ये होल्ड कर सकता है, उतना मैक्सिमम चार्ज ये अपना क्या करता है? होल्ड करता है। एंड जो भी चार्ज ये होल्ड करता है या जो भी चार्ज ये स्टोर करता है, उसको सडन, है ना, उसको ये सडन रूप से रिमूव भी कर देता है। रिमूव मतलब एक साथ किसी को दे देता है। ठीक है। बैटरी हमारा ऐसा नहीं कर पाती। बैटरी क्या करती है? आप बोलोगे सर जी धीरे 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 जो भी हमें उसे इलेक्ट्रिक काम करना है, धीरे धीरे वो चार्ज को लॉस करती है, लेकिन ये सडन रूप से चार्ज को रिमूव कर देता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कंडेंसर लगा होता है। भाई कंडेंसर का नाम ही क्या है? आपका कैपेसिटर है। ठीक है, कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं। तो कंडेंसर क्या काम करता है, क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे का रीजन आप समझेंगे तब आप इसकी बात में समझेंगे कि कर क्या रहा है। एक्चुअल में जब भी कोई कैपेसिटर होता है तो इस तरह से एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अब देखो अलग अलग टाइप का कैपेसिटर आता है। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, इसमें 2 वायर होते हैं और इसमें कोई प्लस माइनस का खेल नहीं होता। अभी आपको समझ में आएगा क्यों नहीं होता प्लस माइनस का खेल। बस इसमें 2 प्लेटें ही होती हैं। ठीक है, तो 2 वायर होते हैं, इनको आप क्या करते हैं, किसी भी सर्किट से जब आप इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये सडन एकदम अचानक से चार्ज हो जाएगा। इसको ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक साथ चार्ज हो जाता है। जितना चार्ज इसको लेना है वो सारा एक साथ एब्जॉर्ब कर लेता है और वही सडन रूप से किसी को चार्ज दे भी देता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है, ये इसको अलग बनाती है दूसरी चीजों से। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये क्या काम करता है। तो भाई जो हमारे पास फैन है ना, जो हमारे पास फैन है या कूलर है, उनमें ये डिवाइस लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? उसके पीछे का रीजन है कि ये टॉर्क देते हैं। ये एक टॉर्क प्रोवाइड करता है किसको?
आप बोलोगे सर जी ये जो टॉर्क है किसको प्रोवाइड होता है, फैन वगैरह को ये टॉर्क देता है। टॉर्क मींस क्या है भाई, देखो आप समझ में आते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर टू इक्वलेंट फोर्स एक साथ वर्क करता है, एक साथ ताकि उसको घुमाने का काम करे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम कौन करता है, टॉर्क। अब आप बोलोगे सर घुमाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है फैन में, फिर कैपेसिटर की क्या जरूरत है। तो भाई इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है फैन के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी उसको टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से हम लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, फैन को, वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इतनी काफी नहीं है कि वो उसको टॉर्क दे सके या वो उस फैन को घुमा सके। तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन देता है भाई, ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, हाई अमाउंट में करंट को देता है, जिससे क्या होता है, एक टॉर्क किसको मिल जाता है, फैन को मिल जाता है, एंड फैन स्टार्ट टू रोटेट। और फिर एक ही बार देता है, ये ऐसा नहीं कि देता रहेगा एनर्जी, नहीं, एक ही बार, ताकि उसको टॉर्क मिल जाए और फैन रोटेट हो सके। बात समझ में आ गई। तो बस ये फैन को क्या करता है, टॉर्क देता है, और एक ही बार में अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, फैन को दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर भाई जैसे मान के चलो मैं क्या काम करता हूं, मैंने बोला कि मैं एक दिन में 2 गिलास दूध पी सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी होगी। तो भाई ये जो चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा है क्या नाम है इसका, कैपेसिटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसकी भी तो कोई एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक ही ये चार्ज को एब्जॉर्ब कर पाएगा, फिर उसके बाद ये चार्ज को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, फिर आपको चाहे इसे पूरे दिन लगाए रखो ये चार्ज एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, है ना। भाई इसको आप पूरे दिन सर्किट में लगाए रखो, ये करेगा ही नहीं, जितना चार्ज इसको एब्जॉर्ब करना है उतना चार्ज एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा। जैसे आपने मोबाइल फोन देख लो, भाई मोबाइल फोन की बैटरी जब 100% चार्ज हो जाती है तो क्या उसके बाद कभी ये 101 या 200 कभी गई है, कभी नहीं जाएगी, यानी 1% भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी लिमिट ही इतनी है, उससे ज्यादा चार्ज ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी, आप देते रहो नहीं करेगी, कोई बात नहीं, लेगी नहीं चार्ज को। तो ऐसे ही हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी को जो डिफाइन करते हैं उसका नाम है कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई भाई, हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसका नाम है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन B। V क्या है, पोटेंशियल, यानी यूनिट पोटेंशियल पर, है ना, क्या बोल रहे हैं, यूनिट पोटेंशियल पर। ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, एक बात एक बात आपके दिमाग में डाल के जाऊंगा, आपको मजा आएगा। आप बोलोगे सर इस तरह का तो समझ में ही नहीं आया अभी तक, है ना, यूनिट पोटेंशियल पर, ठीक है भाई, एक बात आपके दिमाग में डाल दूंगा, आप बोलोगे सर जी इस तरह का तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, मजा आ गया चीजें समझ में एकदम तगड़े तरीके से। तो मैंने कहा भाई यूनिट पोटेंशियल पर ये कैपेसिटेंस कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, यूनिट पोटेंशियल पर ये जो कैपेसिटेंस है कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज नॉन इट्स कैपेसिटी एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस है वो क्या डिफाइन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस इज डिफाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, हाउ मच चार्ज इट कैन एब्जॉर्ब, कि वो कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, इसी का नाम क्या है भाई साहब, आपका जल्दी बता दो, कैपेसिटेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैपेसिटर क्या डिवाइस होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूज हम लोग किसमें करते हैं, अपने कंडेंसर के रूप में, किसमें करते हैं, फैन वगैरह में करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से छप गई होंगी। आप बोलोगे सर जी मजा आ गया, हर एक चीज समझ में आ गई, तो भाई इतना मजा आ रहा है तो फटाफट से एक काम करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि सर मजा आ गया भाई, तगड़े तरीके से पढ़ाया है। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ये कैपेसिटेंस होता है, और इसकी यही डेफिनेशन भी है कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दैट इट एब्जॉर्ब, ठीक है, दैट हाउ मच चार्ज इट कैन एब्जॉर्ब एट अ यूनिट पोटेंशियल, कि कितना चार्ज वो यूनिट पोटेंशियल पर एब्जॉर्ब कर पाएगा, यही कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। इतनी बात क्लियर होगी एकदम बढ़िया तरीके से, आप बोलोगे यस सर। भाई जो कैपेसिटेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे इसकी एसआई यूनिट होती है फैरड, ठीक है, फैरड होती है इसकी एसआई यूनिट, यानी 1 फैरड, 2 फैरड, 3 फैरड, 4 फैरड, या माइक्रो फैरड में भी ये होती है, 1 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड को 1 म्यू एफ, 2 म्यू एफ, 3 म्यू एफ। हमारे घर में जो पंखे वगैरह होते हैं उनमें 3 माइक्रो फैरड से
4 माइक्रोफैरेड के बीच का ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, बोलो जल्दी से, कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड से 4 माइक्रोफैरेड के बीच का कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फैरेड इसकी एसआई यूनिट होती है। अनदर एसआई यूनिट क्या बना सकते हो, चार्ज की होती है कूलम, है ना, और पोटेंशियल की होती है वोल्ट। तो अनदर एसआई यूनिट होगी कूलम पर वोल्ट। क्या होगी बेटा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगी। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हमें चलना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किस पर काम करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें चार्ज को मैक्सिमम करना है, हमें उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना है ताकि हाई अमाउंट में चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके। क्या कर सके, हाई अमाउंट में चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके, हाई अमाउंट में। अब चार्ज हाई अमाउंट में कब होगा एब्जॉर्ब, ध्यान से सुनो। आप क्या देख रहे हो यहां पर, एक बार ध्यान से समझो ना, फिर मैं इसका प्रिंसिपल भी आगे समझाऊंगा। तो C इज इक्वल्स टू हो गया सर Q अपॉन में V। क्या हो गया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो आप बोलोगे सर जी चार्ज जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटी। अगर ये कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज एब्जॉर्ब होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कैपेसिटी जो है किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल पर। और पोटेंशियल भी कैसे डिपेंड कर रही है, आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मींस होता है कि पोटेंशियल जब जब डिक्रीज होगा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। बात सही है ना, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं ये इंक्रीज हो जाएगी। तो बस यही प्रिंसिपल है, यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। अभी और एक्सप्लेन करूंगा जब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो आप बोलोगे सर जी कि भाई साहब जो इसका हमें क्या करना है, पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है। किसके पोटेंशियल को, आप बोलोगे सर जी कैपेसिटर के पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है, जिससे कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। यही ध्यान रखना है कि वी हैव टू मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, कि हमें किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम अमाउंट में चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बात समझ में आ गई। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल कम होगा कैपेसिटी ज्यादा, पोटेंशियल कम कैपेसिटी ज्यादा। बात समझ में आ गई, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, एकदम छप गया होगा तरीके से कि हाँ सर पोटेंशियल कम करना है, जिससे क्या हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं पहले सिंबल ऑफ द कैपेसिटर, कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका सिंबल कैसे बनता है, ये उसको बनाते कैसे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल बनता कैसे है या ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो आगे की क्लास में शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चा हम लोग बता रहे हैं कि सिंबल ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करनी है एंड कैपेसिटर की प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है कि कैसे काम करता है। तो मेरे बच्चे मैंने आपको प्रिंसिपल की थोड़ी सी बात बताई कि हमें पोटेंशियल को क्या करना होता है, जल्दी बता दो। आप बोलो सर जी मिनिमाइज करना होता है, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, देन वो चार्ज का ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब करेगी। एक्चुअली हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें आता है ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, आप बोलोगे सर जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी करनी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपकी दो प्लेट्स होती हैं, मैं ऐसे बना रहा हूं ओनली सिंबल टाइप में। ठीक है, ये दो प्लेट्स होती हैं इस तरह से, ये दो प्लेट है आपके पास में, प्लेट ए एंड प्लेट बी। अब ये जो प्लेट एंड प्लेट बी है इन दोनों का एरिया सेम होता है। क्या होता है भैया, एरिया सेम होता है। और एक प्लेट को, ठीक है ध्यान से सुनना, एक प्लेट जो होती है बेटा वो चार्ज प्लेट होती है। कैसी होती है, चार्ज प्लेट। और दूसरी होती है अनचार्ज प्लेट, है ना, अनचार्ज प्लेट होती है। और आपको पता है कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, आप बोलोगे सर जी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड इसके आउटर साइड क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतने अमाउंट में। और ये कितनी डिस्टेंस पर रखें, आप बोलोगे सर जी डी डिस्टेंस पर रखें, एरिया दोनों का सेम है। तो अब यहां पर इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है प्लस टू माइनस, है ना, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा।
अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को क्या समझना है, पहले इसका सिंबल समझना है। तो इस तरह से एक प्लेट होती है, दूसरी प्लेट को इसके पास लेकर आते हैं। पहली प्लेट क्या होती है, चार्ज प्लेट होती है, एंड दूसरी वाली जो प्लेट है वो अनचार्ज प्लेट होती है। अब आप बोलोगे कि अब हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद में जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि इस पर प्लस क्यों है, इस पर माइनस क्यों है, और ये अर्थ से कनेक्टेड है। अब रीजन मैं आपको बता दूं कि अर्थ से कनेक्ट क्यों किया है, कि हमने इसको अर्थ से क्यों कनेक्ट किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिंसिपल में, ध्यान से समझना। ये सिंबल हो जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड अब जो मैं बता रहा हूं वो इसके प्रिंसिपल को हिट करता है। तो अब मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट क्यों किया है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो भाई मुझे पता था कि सर C इज इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन V है। इट मींस C प्रोपोर्शनल टू V। C चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्लेट हमने ली है इनकी एक लिमिट होगी, और ये उतना ही जैसे अब सोचो, इसको छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि आप खाना खाने किसी शादी में गए या अपने घर खाना खाते हैं, आप एक प्लेट उठाते हो कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, शादी में तो मजा आता है ना, शादी में तुम दो दो प्लेट खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इस प्लेट को भाई अपने खाने से भर लिया, अब इस प्लेट की एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना भर सकती है ये। अब बोलोगे हाँ जी सर लिमिट तो है, उससे ज्यादा नहीं भर सकती। तो वही मैं चीज कह रहा हूं कि C चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज जितना एक प्लेट पर आ सकता है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम V में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दें, यानी V को कम कर दें, तो V को कम करने से वही चार्ज में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमें काम करना है पोटेंशियल पर। अब यहां एक्चुअली में देखो क्या हो रहा है, ये पूरी बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दैट वन बॉडी विच इज अनचार्ज बॉडी, दैट इज नाउ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ चार्ज। अब ये पॉजिटिवली भी चार्ज है और नेगेटिवली भी चार्ज है। तो आप बोलोगे सर जी जब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज नियर बाई है किसके, प्लेट के। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा। भाई नेगेटिव पॉजिटिव पर इफेक्ट डालेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। हमें पोटेंशियल क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अब अगर मैं इसे अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। सारा पॉजिटिव चार्ज किस में चला गया, अर्थ में चला गया। इधर वाली प्लेट पर कौन सा बचा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा, और जैसे ही पोटेंशियल मिनिमाइज होगा आप बोलोगे सर जी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही तो काम है, यही तो प्रिंसिपल है। दैट्स वाई हमें क्या काम करना है, इसे अर्थ से कनेक्ट करना है, ताकि पोटेंशियल कम हो जाए। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस विल वर्क बेटर। मजा आया कि नहीं, अर्थ से कनेक्ट क्यों करते हैं, समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ जल्दी से। मजा आया हो तो फटाफट से लाइक ठोक दो मेरे भाई। इतनी मेहनत के लिए, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो करके जाना है ना। सब्सक्राइब करो मत करो, पर लाइक जरूर करके जाओ। योर लाइक्स गिव्स अस मोटिवेशन कि हाँ तगड़ी चीज बनाइए सर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया, है ना। तो भाई मैंने आपको समझा दिया कि ये इसका सिंबल है, और यही इसका प्रिंसिपल है कि हमें पोटेंशियल को क्या काम करना है, मिनिमाइज, जिससे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी मैक्सिमाइज। और कैपेसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी तो एज मच एज मैक्सिमम अमाउंट ये क्या करेगा, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी के साथ में मैं आपको समझा देता हूं फैक्टर्स, है ना, यहीं पर समझा देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। कौन कौन सी चीजें इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर अपना इफेक्ट डालेंगी, बात समझना ध्यान से। पहली चीज होती है सर जी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है जी, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। आप समझो अगर मैं इन प्लेटों को ज्यादा क्लोज लेकर आया, इसको तो भूल ही जाओ, यहां समझो ये माइनस है और ये प्लस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करीब लेकर आया तो नेगेटिव वाला और ज्यादा इफेक्ट डालेगा पॉजिटिव पर, और जब ज्यादा करीब लेकर आऊंगा तो पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा। पोटेंशियल और कम हो जाएगा तो आप बोलोगे सर जी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D बढ़ेगा तो C कम होगा, यानी अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो C कम हो जाएगा, अभी बताया।
क्योंकि इफेक्ट कम हो जाएगा ना नेगेटिव प्लेट का पॉजिटिव पे। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब इफेक्ट कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इफेक्ट कम होगा, इफेक्ट कम होगा तो अपने आप में क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो सर जी कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी जब भी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो इस तरह से बनाना है कि ये पहली प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहे वो मिनिमाइज रहे। ज्यादा मिनिमाइज मत कर देना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो इसलिए एक फिक्स डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस पर ये अट्रैक्ट भी ना हो और ये आराम से रखे भी जा सके, तो मिनिमम डिस्टेंस रखनी होती है। दूसरी बात होती है एरिया ऑफ प्लेट। क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ प्लेट, यानी जो हम प्लेट ले रहे हैं इनका एरिया। अब यही प्लेट थी खाने वाली, अब इस प्लेट का एरिया मैंने बढ़ा दिया तो ज्यादा सामान नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, और प्लेट का एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है। क्या अभी भी चार्ज पर डिपेंड कर रही है? ना जी ना, चार्ज एरिया के हिसाब से अपने आप बढ़ रहा है, हम नहीं देख रहे उसको, ठीक है, हमने तो उतना ही चार्ज दे रखा है, ध्यान से समझना इस बात को। तो अभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही। तीसरी बात होती है, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसकी प्लेटों के बीच में, इसकी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए, तो इस आप बोलोगे सर जी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। अगर आप ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं इसकी प्लेटों के बीच, तो सर जी तब भी इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जितने ज्यादा मैक्सिमम आप लोग कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्यों इंक्रीज हो जाती है। कि जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किस में रखते हैं, आप बोलोगे सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिडल में रखते हो, तो उसकी कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, ये भी हम समझेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी पहले ये बताओ, समझ में आया कि अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्लेट के एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर हम रख देते हैं तो सर भी वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इन सबको मिला दें तो सर जी इस तरह से एक क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, एक फॉर्मूला बनकर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको याद रखना के ए अपॉन डी, यानी इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करती है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो किस पर इफेक्ट डालते हैं, इसकी कैपेसिटी पर इफेक्ट डालते हैं। बोलो जेन्युइन मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट से बताओ। एकदम जेन्युइन सा मजा आ रहा है ना, एकदम तरीके से सारी बातें समझ में आ रही हैं? आप बोलो हाँ जी सर, एकदम मस्त करके सारी चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, स्फेरिकल। मैंने कहा था ना कई सारे कैपेसिटर होते हैं, तो एक छोटा सा स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या होती है। जैसे हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो छोटी सी झलक किसकी है, बस एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। बस उसके बारे में समझाने के बाद फिर हम सारा सिलेबस कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट ही पढ़ने वाले। तो बस एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपका कौन सा बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक हम लोग क्या काम कर लेते हैं, लेट वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ रेडियस ए, यानी हमारे पास में लेट कर लो कि लेट वी हैव अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है जी, स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे पास में एक स्फेरिकल कैपेसिटर है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, ए है ना, एक ए रेडियस का हमारे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर है, ऑन विच, ठीक है, ऑन विच प्लस है, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, नीचे बना लो थोड़ा सा, है ना। अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसकी रेडियस थी ए, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एंड इट विल बिहेव एज लाइक अ, आप कह सकते हो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, जल्दी बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोलोगे सर जी जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, लेकिन आर आर नहीं है, कितना है, रेडियस है, और रेडियस हमने क्या लिया है, यहाँ पर ए ली है, ठीक है, इसीलिए ए ली है ताकि आर और ए में कंफ्यूजन ना हो। भाई वो 3 सेंटीमीटर दे दे, आप आर लगा रहे हो, सर आर तो दिया ही नहीं, आर तो डिस्टेंस ले रहे थे, भैया आर मींस रेडियस भी तो हो सकता है ना, इस तरह से। तो इसका पोटेंशियल हो गया इतना। नाउ जो कैपेसिटेंस है ना, एक तगड़ी बात समझाऊंगा इसमें मैं आपको, जो कैपेसिटेंस है वो C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V।
जब आप इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन ए। आप बोलोगे ये ऊपर जाएगा, भाई ये दोनों चीजें 4πε0 A इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल्स टू हो गया 4πε0 इंटू ए। इसका मीन्स क्या है कि C जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ए मीन्स क्या है, रेडियस, एरिया नहीं है, फिर से बोल दे रहा हूं, ए इज द रेडियस। कभी आप फिर से इसको भूल जाओ कि ए फिर एरिया होता है, नहीं, या ए फॉर एक्सीलरेशन होता है, यहां पर ए क्या, रेडियस है। इसका मीन्स क्या है कि जो C है, जो कैपेसिटर है, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। अब अगर आप इसकी रेडियस बढ़ाओगे तो आप बोलोगे सर जी पूरा सर्कल का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे यानी C जो है किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर। अगर रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में है ना, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में आप बोलोगे जो कैपेसिटेंस है वो बच्चों बताओ किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर जी रेडियस ऑफ द स्फेयर पर डिपेंड करता है कि उस स्फेयर की रेडियस क्या है। बोलो बात समझ में आ गई। अब बोलोगे हाँ जी सर मजा तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उधेड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरेलल प्लेट जो हमारा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक डेरिवेशन है, छोटा सा है, मजेदार है, लेकिन खतरनाक भी है, और कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। करने के बाद में अब हम पहुंच चुके हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर एक एक तो डेरिवेशन आता है, और दूसरी बात क्या है कि ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि मैंने आपको बोला था जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच रखेंगे तो उसकी जो है क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बात मैंने बताई थी। तो मैंने कहा था कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि भाई साहब आपका ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, कि जर्नली जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं, जितने भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ध्यान से सुनना, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नॉर्मली इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर मींस क्या होता है कि सर दे डू नॉट पास एनी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एनी इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, इसलिए इंसुलेटर्स होते हैं। बट जब भी मैं, है ना, जब भी मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, किस में रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मींस खुद के अंदर से एक क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। करंट पास नहीं करते, बट जब भी इनको कहां रखा जाएगा, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही हम, इसी की प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें अलग से सब्सटेंसेस नाम दिया गया, जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको समझने से पहले हमें समझना होगा पोलराइजेशन। ठीक है जी, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता क्या है, तो भाई आपको पता है कि सर एवरी मैटर, कोई भी मैटर ले लो, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम और मॉलिक्यूल। कोई भी जो चीज है वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या तो एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो। तो आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो कैसा होता है, सर्कुलर। एंड जब मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं तो कैसे रखे होते हैं, आप बोलोगे सर क्लोजली टाइट पैक्ड होते हैं, है ना, क्लोजली टाइट पैक्ड होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एक जगह पर रहता है, इनके सेंटर पर। इनके सेंटर पर क्या रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहता है, आपको पता है सर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बोलोगे कि जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कहां रखूंगा, आप बोलोगे सर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखूंगा। तो इधर देखो, इधर वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज है, आप बोलोगे पॉजिटिव, इधर वाली पर कौन सा चार्ज है, आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर जी जो पॉजिटिव है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से जो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है
इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा कैसे हो जाएंगे, इस शेप में आ जाएंगे, ओवल शेप में। कौन सी शेप में, ओवल। अब ओवल शेप में क्यों आएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी आपको समझ में आएगा सारी बातें। आप बोलोगे सर यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने कौन सा अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर वाले पर आ गया, है ना, इसके किनारे पर आ गया। इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव को किसने अट्रैक्ट कर लिया भैया, पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव इधर हो गया। अब इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए इधर जाएगा दूसरी साइड, है ना, दूसरी साइड सेम इसे ही, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस यहां प्लस। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सर एक साइड पर क्या आ गया, नेगेटिव, तो दूसरी साइड पर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। और जब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, तो मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो सर्कुलर ना होकर कैसा हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, कि मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो सर्कुलर ना होकर कैसा हो जाएगा, ओवल शेप हो जाएगा। और इसी कंडीशन को, कि जब मॉलिक्यूल्स का शेप ओवल से हो जाता है, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो सर्कुलर से कैसा हो जाता है, ओवल हो जाता है, इसी फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ में आ गई। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि पोलराइजेशन क्या होता है। यानी पोलराइजेशन का मींस होता है चेंजिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, चेंजिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कल टू, आप बोलोगे ओवल, यानी यूनिफॉर्म सर्कल से किस में बदल जाते हैं, वो ओवल शेप में चेंज हो जाते हैं। इसी चेंजिंग शेप को हम कह रहे हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे इफेक्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसके बीच बन रहा है, आप बोलोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच बन रहा है। इसकी वजह से इधर वाले मॉलिक्यूल्स पर क्या जाता है, प्लस और माइनस, और इधर वाले पर आता है प्लस, जिसकी वजह से इनमें बैलेंस करने के लिए माइनस प्लस चार्ज सेंटर से कहां आ जाते हैं, उनके कॉर्नर पर आ जाते हैं, और कॉर्नर की आने की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने की वजह से इनका जो शेप है वो सर्कुलर से कैसा हो जाता है, ओवल हो जाता है। अब आप बोलोगे सर जी इस शेप में होने से क्या हुआ, अब ये देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑन द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट डालेगा, तो भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसका बनना है यहां पर, आप बोलोगे कैपेसिटर का। अब जैसे ये ओवल शेप में आए, कौन सी शेप में आए, ओवल शेप में, इसका प्लस इसका माइनस बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वैसे यहां भी प्लस माइनस बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो अंदर क्या बचा, इस वाली प्लेट पर आप बोलोगे नेगेटिव, इस वाली प्लेट पर क्या बचा, आप बोलोगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश मान लो, ये किसके अपोजिट है, आप बोलोगे सर कैपेसिटर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टोटल, आप बोलोगे सर ई माइनस ई डैश डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ध्यान से सुनना, तो E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल से, अगर E डिक्रीज हो रहा है तो V डिक्रीज होगा, और C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V से, अगर V डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई, फिर से समझाता हूं। आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपेसिटर का बनेगा, लेकिन अंदर के जो प्लस और माइनस थे वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, ड्यू टू दैट कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव और इस वाली प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो प्लेट है ये अपने आप में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी विच इज अपोजिट टू द कैपेसिटर। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो भाई आप बोलोगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स द फिनोमिना। कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आप बोलोगे वो कितना टाइम, आप बोलोगे के टाइम, ठीक है, इतना डिक्रीज हो जाता है। अब यहां से हमें एक और बात समझनी है, और सी क्या हो जाएगा सर, सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा के। जब आप ये वैल्यू प्लेस करोगे यहां पर तो सी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा के। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जितना टाइम, जितना भी उसका ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कांस्टेंट होगा, जैसे 2 है, के की वैल्यू 2 है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी सर, 2 टाइम्स, ठीक है। आप बोलोगे सर जी इसकी जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो
कांस्टेंट है वो 3 है, तो आप बोलोगे कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटी, है ना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, यानी इंसुलेटर होते हैं, बट दे शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया है, बिकॉज ऑफ जब हम इनको प्लेस करते हैं तो इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप चेंज होकर ओवल हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होने की वजह से जो प्लस और माइनस थे मॉलिक्यूल्स के वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ड्यू टू दैट जो यहां पर एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। अब ये दोनों अपोजिट हो गए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो सर यहां से आप देखोगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स द फिनोमिना, दैट्स द सारा सीक्वेंस, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। यही सारा लॉजिक है इसके बीच में। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मजा आया होगा तो फटाफट से भाई एक ही काम करना है, शेयर कर दो अपने दोस्तों में भर भर के तगड़ा तगड़ा तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त एकदम तगड़े तरीके से आ गया। अब यहां समझने के बाद में हमें समझना है, एक एक्सप्रेशन आता है कि एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसके लिए एक्सप्रेशन निकाल दो। ठीक है, और फिर वही चीज हमें दोबारा करनी है, लेकिन तब कब करनी है, जब उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए, वो अलग करना है। यानी दो है सेम तरह के हैं, लेकिन एक बार ओनली नॉर्मल है और दूसरे में हम क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देंगे। तो चलो इसको भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डायग्राम बना रहा था मैं, फिर बनाते बनाते रह गया। मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को समझाना जरूरी है, इसलिए बाद में बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने रोक दिया। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से समझो मजेदार तरीके से, है ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक मशीन से, जिसके ड्यू टू इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अब बोलोगे सर बाहर पॉजिटिव जाएगा, लेकिन हम उसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो आप बोलोगे सर प्लेटों का एरिया जो है वो कितना है, ए है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर जी, डी है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन दोनों के बीच में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट कितना होता है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे अलग अलग ज्ञान देंगे, लेकिन ये आपने करा है और आप लोगों को पता नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूं, पहली प्लेट का हो जाएगा इसका, इस वाली प्लेट का E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर आपने ये पढ़ा होगा तो इसका भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सर जुड़ेंगे या माइनस होंगे, ये समझ में आने वाली बात है। तो आप बोलोगे यहां पर कौन सा चार्ज है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। ये कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। तो भाई ये हो गया E1 और ये हो गया आपका E2। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कट के हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कहां से आई थी, ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना गॉस के लॉ से। ठीक है, गॉस लॉ से आती है ये वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ठीक, अब इतना हमें पता लग गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है, सिग्मा की वैल्यू जरा बता दो क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा हियर। पहले तो ये बताओ सिग्मा है क्या यहाँ पर। अब है ना ऐसे गोल 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 तुम्हारे दिमाग के सामने चल रहा होगा, तारे दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या पूछ लिया, है ना। ये तो पढ़ा नहीं, पढ़ा है तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में। क्या होता है ये, आप बोलोगे सर चार्ज डेंसिटी है। किस पर सर जी, एरिया पर, और एरिया पर चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A। रख दो यहां पर, आप बोलोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेटअप हो गया, आप बोलोगे सर इस कैपेसिटेंस के अंदर या इस कैपेसिटर के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर होगा तो सही, तो लिख लेते हैं भाई पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस द, ठीक है, प्लेट, अक्रॉस द प्लेट। अब प्लेट के बीच जो हमारा क्या है,
पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर E इज इक्वल्स टू V अपॉन L होता है, लेकिन L नहीं है, डिस्टेंस कितना है? D है, तो V इज इक्वल्स टू हो गया E इंटू डी। E की वैल्यू आप रख दोगे, कितना आ गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमें V निकालना था, हमें निकालना था कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना होता है? आप बोलोगे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। पुट कर दो भाई V की वैल्यू, है ना, V की वैल्यू आप बोलोगे QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये जनाब ऊपर चले जाएंगे, आप बोलोगे Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D। Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल्स टू हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब जो ये जो कैपेसिटेंस निकला है वो एयर में ही तो रखा है, ये जो प्लेट है वो कहां रखी है? एयर में रखी है, तो एयर के लिए इसको C नॉट मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लो? C नॉट। बात क्लियर होगी? अब अगर इसके बीच कोई मीडियम हो, है ना, एनी मीडियम, इसके बीच हमने क्या रख दिया? एक मीडियम रख दिया। किसके बीच में? इसकी प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम है, मीडियम है तो उसका कांस्टेंट होगा, तो C प्रोपोर्शनल टू K। देन जो हमारा C है वो कितना हो जाएगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। भाई K के प्रोपोर्शनल है, ये टोटल, ये क्या आता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या है? ये टोटल कैपेसिटेंस है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब वो एयर में, एयर के अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या है आपका? K है, और K क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई K की वैल्यू रख दोगे, है ना, तो एक रिलेशन निकल के आ जाएगा C इज इक्वल्स टू K, और ये इसकी वैल्यू क्या है सर जी? C नॉट, तो आप लिख दोगे K C इज इक्वल्स टू K C नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बना दो जरा, है ना, एक मजेदार क्वेश्चन सिखा दो सर जी। लो जी एक क्वेश्चन सिखा दो यहां से। मैंने कहा इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर, एयर में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है। एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने वहां पर रख दिया 2 यूनिट का, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी C इज इक्वल्स टू K C नॉट। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, 2 इंटू 12 माइक्रोफैरड। बोलो सर जी 24 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी अगर हम ये वैल्यू दी हो तो देखो इस क्वेश्चन का, है ना, बहुत तगड़े से आप आंसर निकाल दोगे यूं ही, है ना, चुटकियों में। ऐसे बोलोगे सर जी मजा आ रहा है, चीजें कोई दिक्कत नहीं चल रही, एकदम जुलू लुलू हो रहा है, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया एकदम तगड़े तरीके से। अब ठोक दो लाइक जल्दी, है ना, मजा आ गया हो तो, आपको समझ में आया तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सकता है वो दबा दो, ठीक है। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी सेम ही है कि एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इस प्लेट कैपेसिटर के बीच रख दिया जाए, चले, आप बोलोगे यस सर। डियर स्टूडेंट्स, भाई अगला टॉपिक मैंने बोला था बिल्कुल सेम है, पहले के जैसा ही है अभी भी, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है समझा देते हैं। हमारे पास में ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, आप इस बोलोगे सर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पर हमने प्लस चार्ज दिया, है ना, इस वाली प्लेट पर प्लस आ गया, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, अपने आप देखो मैंने नहीं दिया, इस पर आता है अपने आप, है ना, और इसको फिर अर्थ से कनेक्ट कर दिया, है ना, इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में हमने क्या रख दी? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसको अलग दिखाने के लिए ऐसे हम कलर कर देते हैं ना, इस पर हमने फ्राई मार दिया। अब इसकी जो विड्थ था वो हमने ले ली टी। भाई आपने देखा था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो उसकी विड्थ कितनी थी? डी थी। लेकिन अब टी किसने ले ली? इस भैया ने ले ली, तो कितनी बची? आप बोलोगे सर जी डी माइनस टी बची। हमारा डी टी तो हमारा ये खा गया ना, टी ये खा गया, तो कितना बचा? डी माइनस टी बचा। टोटल जो डिस्टेंस होती थी डी हुआ करती थी, लेकिन टी ये जनाब लेकर बैठ गया, तो अब कितनी बची? डी माइनस टी। तो अब बोलोगे सर जी मैंने, अब देखो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है कहां रखा गया है? आप बोलोगे सर ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। बोलोगे हाँ जी सर। अब बोलोगे सर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, आप बोलोगे सर जी एक तो E इज इक्वल्स टू प्लेट, ये जो प्लेट्स है इनका हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी बताया था। फिर एक किसका हो जाएगा? इस जनाब का हो जाएगा सिग्मा अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना, के क्यों? अभी बताया था ना कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी लिखकर दिखाया था मैंने, E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन के, ऐसे याद होगा आप लोगों को, है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां आ गया। अब सिग्मा की वैल्यू सबको पता है कि सर Q अपॉन A होती है, तो E इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में
के ए एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देन जो पोटेंशियल है, देन पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आप बोलोगे सर जी पोटेंशियल जो है वो होता है V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। तो भाई जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा सर जी, A अपॉन Q इज सॉरी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो डिस्टेंस है ये किस में, एयर में, तो एयर में डिस्टेंस कितनी है, D माइनस टी है ना, और प्लस Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो डिस्टेंस है ना, यहाँ जो डिस्टेंस है वो किसकी है सर जी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डिस्टेंस कितनी है, T है। तो आप बोलोगे टोटल पोटेंशियल हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया तो सर D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K, ये तो भाई आगे बाहर कॉमन, ये ऊपर बचेगा T अपॉन K, इतना टोटल पोटेंशियल हो गया। तो सर कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन V होगा। हम भी तो यही कह रहे हैं Q अपॉन V, रख दो वैल्यू, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, आप बोलोगे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना, Q से Q कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल्स टू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अब जरा एक बार बता दो, इस T से इस T को काट दो, जल्दी बताओ, जल्दी कौन कौन कह रहा है? कोई भी कह रहा है तो बहुत पिटाई करूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये देखो ना, आप ऐसे कर रहे हो 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे, तो ये थोड़ी कटेगा, एलसीएम लिया जाएगा, तो ऐसे नहीं काटना है, बहुत सारे बच्चे काट देंगे इसको, है ना, तो नहीं काटना भाई, पहले एलसीएम लिया जाएगा, ऐसे नहीं कट होगा, ठीक है। तो अब टोटल आंसर यही रहेगा, है ना, यही रहेगा टोटल आंसर, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये। तो इतना कैपेसिटेंस आ जाएगा जब हम क्या रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहां रख देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और जब मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, देखो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लास 10th में समझा होगा, जिसमें हम रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन दो टाइप से होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो वैसे ही हम कैपेसिटेंस को भी कनेक्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर जी, नहीं पता है, तो भाई नहीं पता है तो हम किस लिए बताएंगे आप लोगों को। तो लेट कर लो कि भाई हमारे पास में ये C1 C2 C3 ऐसे ही ढेर सारे, है ना, ये हमारे पास में क्या है, कैपेसिटर है, ओनली हमने अभी 3 चूज करे हैं। तो ये जो है ये इसकी प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, फिर ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो भैया पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड वाले की फर्स्ट प्लेट से, फिर सेकंड वाले की सेकंड प्लेट को थर्ड वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देंगे, और जो लास्ट वाली है उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और फर्स्ट वाली को चार्ज देंगे। अब फर्स्ट वाली को चार्ज दिया तो सर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इधर वाली पर माइनस क्यू आ जाएगा, फिर इधर वाली पर प्लस क्यू आएगा। अब बोलोगे सर जी प्लस क्यू आएगा, यहां तो माइनस है, जो माइनस होता है वो अंदर की साइड होता है ना बेटे, तो प्लस कहां रहता है, बाहर की तरफ, उतना ही प्लस आ जाता है इंडक्शन के थ्रू, इसलिए कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस वाला जाएगा। फिर अंदर वाली पे माइनस, फिर इधर वाली पे प्लस, फिर इधर वाली पे माइनस, तो इस तरह से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आई होप आपको पता लगा होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका राइट हैंड क्या है, फर्स्ट आपका पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट को, सेकंड हैंड को आप दूसरे वाले के फर्स्ट हैंड से कनेक्ट कर दें, फिर दूसरे वाले का सेकंड हैंड तीसरे वाले के फर्स्ट हैंड से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली अमाउंट में हो रहा है, यानी कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज सेम ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, यानी हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब है कि चार्ज का अमाउंट जो सभी पर क्या होगा, सेम होगा। चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है सभी की, C1 C2 एंड C3, तो सर पोटेंशियल भी सेम होगा। देन द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ठीक है जी। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। देन आप बोलोगे सर जो पोटेंशियल है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V से V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है, यहां से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो सर जी पोटेंशियल ऑफ है ना, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, है ना, फर्स्ट कैपेसिटर, तो पहले कैपेसिटर का कितना होगा, आप बोलोगे सर जी V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1,
फिर सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2, फिर V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया भाई? तो टोटल बोलोगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब आप बोलोगे भैया V की वैल्यू है Q अपॉन C, ठीक है, और इधर क्या है Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। अब आप बोलोगे कि सर जी Q हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसका मीन्स क्या होता है कि भैया जो टोटल इनका कैपेसिटेंस है सीरीज में, वो सभी कैपेसिटेंस के इनवर्सली सम के इक्वल होता है, इनवर्सली सम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम केवल दो कैपेसिटर ले, दो कैपेसिटर, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर इनका एलसीएम लें तो 1 अपॉन C1 C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये 1 अपॉन C की है, हमें खाली C चाहिए, तो C की जो वैल्यू है वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो दैट इज द आंसर, ठीक है, ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, कितने भी आपके कैपेसिटेंस हो, तो टोटल कैपेसिटेंस इतना निकल के आता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद फिर हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बता दें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये आपके रेजिस्टेंस होते, सॉरी कैपेसिटेंस होते हैं। तो इन सभी कैपेसिटेंस का अगर फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हम किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, फिर सभी का सेकंड पॉइंट हम किसी सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा होगा आपका? पैरेलल, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर पैरेलल की तरफ समझाते हैं आपको। आपको बता ही रहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आप बोलोगे सर कि अगर हम जितने भी हमारे पास में कैपेसिटेंस हैं C1 C2 C3, अगर इन सभी का फर्स्ट पॉइंट हम किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें और सेकंड पॉइंट हम किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बन जाता है? आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब मैं इसको किसी मशीन से जोड़ूंगा और इसको किसी अर्थ से जोड़ दूंगा, मतलब किसी के अर्थ से कनेक्ट करना है, तो यहां से जब चार्ज जाएगा तो पहले वाले पर जाएगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और थर्ड वाले पर भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मींस मैं आपको समझा दूं, आप अगर शादी में गए और वहां आपने खाना शुरू किया, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अलग अलग खाना खाएंगे या फिर एक जैसा खाना खाएंगे। अब बोलोगे सर अलग अलग खाएंगे, भाई मेरी कैपेसिटी है कि मैं 3 रोटी खा सकता हूँ, आप लोगों की कैपेसिटी हो सकता है आप 6 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 5 खा सकते हैं, तो सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग वो चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ हो जाएगा Q1, यहाँ Q2 एंड यहाँ पर Q3। अब जब सर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पोटेंशियल तो सभी का समान हो जाएगा, है ना, Q अपॉन C का जो रेशियो सबका सेम आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पर क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका टोटल पोटेंशियल है, ठीक है जी, टोटल पोटेंशियल विल बी सेम। ये कैसा होता है? सेम होता है, बट क्या डिफरेंट होता है? बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है जी, हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है। अब चार्ज डिफरेंट है तो Q इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पर कितना आ गया? आप बोलोगे Q1 इज इक्वल्स टू C1V, फिर Q2 इज इक्वल्स टू C2V, फिर Q3 इज इक्वल्स टू C3V। आप बोलोगे सर Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आप बोलोगे सर C1V, Q की वैल्यू रख दो ना CV, यहाँ C2V, यहाँ C3V। आप बोलोगे सर V कॉमन है यहाँ पर, ठीक है जी भाई, आप बोलोगे V कॉमन है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है पैरेलल में वो सभी के सम के इक्वल आता है। ये लो जी आंसर। बोलो झिंगा लाला हो गया कि नहीं? तगड़ा बताओ। अब तो एकदम तगड़े से लाइक वाइक ठोका अगर मजा आ रहा है चीजों में, है ना, फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, एकदम मजेदार तरीके से ऐसे चल रहा है मक्खन, है ना, कोई समस्या ही नहीं आ रही। अब जब हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये भी बता दें कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी सीरीज एंड पैरेलल में सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। C किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर सीरीज में देखोगे तो K इज इक्वल्स टू वही आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2,
और अगर पैरेलल में देखेंगे तो इसका भी कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे K1 प्लस K2 प्लस K3, सेम इसी तरह से निकल कर आएगा क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, तो ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक भी क्लियर है, समस्या ही नहीं है, कोई भी किसी भी लेवल से क्वेश्चन आ जाए ऐसे 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 मक्खन की तरह आप चटका देना क्वेश्चन को। ठीक है, अब उसके बाद में यहां से समझने के बाद हम चलते हैं कि भाई जब भी हम किसी कैपेसिटर में चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स होगी, तो हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कि कैपेसिटर के पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेट्स स्टार्ट। यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की बात करें तो हम इसको ग्राफ मेथड से समझेंगे, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। हम कई तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे वो आप कर लेना। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, समझो इसको ग्राफ को जरा आराम से। भाई हमारे पास में स्टार्टिंग में कैपेसिटर है विच हैज अ जीरो पोटेंशियल। अब ये जो पॉइंट है ये पोटेंशियल को बताएगा एंड दिस वन पॉइंट शोज द चार्ज। एंड देन आप क्या करते हो कि भाई उस कैपेसिटर को चार्ज देना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आप चार्ज दोगे सर उसका पोटेंशियल वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, फिर चार्ज दोगे फिर पोटेंशियल, चार्ज दोगे पोटेंशियल, चार्ज दोगे पोटेंशियल, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड एट सम टाइम, है ना, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो फाइनली चार्ज हो जाएगा। और जब वो चार्ज हो जाएगा तो आप उसे कितना भी चार्ज दे दो, अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर नहीं हो पाएगा, तो हमने कितना चार्ज दिया, तो चार्ज देने में, ठीक है, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वर्क डन कितना किया, जो भी हम वर्क डन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी यू। आप बोलोगे सर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। और अगर हम वर्क डन करने हैं तो वर्क डन आता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को नाम दे दो ओ ए बी, तो आप बोलोगे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना है क्यू, और ये कितना है वी है। अब Q इज इक्वल टू होता है CV, आप पुट कर लो तो U इज इक्वल टू कितना हो गया CV इंटू V हो गया, तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ CV स्क्वायर। बात खत्म होगी। ये लो जी आंसर आ गया आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। फिर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे क्या करो, नॉर्मल वे में कर लो। आप बोलोगे द चार्ज, ठीक है, द चार्ज Q इज गिवन टू द कैपेसिटर। जब हम चार्ज दे रहे हैं तो एवरेज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर द टाइम t, है ना, टाइम t पर जो टोटल एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा v एवरेज। आप बोलोगे सर जी 0 प्लस v/2, पहले 0 पर था फाइनली फिर v पर हो गया, इतना हो गया। और वर्क डन क्या होता है, आप बोलोगे v इज इक्वल टू होता है W/Q, तो आप बोलोगे सर जी W हो जाएगा v इंटू क्यू, है ना, चार्ज के कहां से, आप बोलोगे पोटेंशियल की डेफिनेशन से। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। अब आप बोलोगे सर जी v की वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना भाई, v/2 इंटू क्यू है, तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू v, फिर भी यही वाली कंडीशन आ गई। फिर Q की वैल्यू पुट कर दोगे तो आप बोलोगे W ही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ CV स्क्वायर आ जाएगी। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। सर ऐसे चुटकियों में आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कहीं से भी कहीं तक भी, ठीक है। ये लो जी आपका आंसर। उसके बाद में अब एक आता है भाई हमारे पास में, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी आ दी है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है जिसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्मॉल u होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। कि डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डेंसिटी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, आप बोलोगे सर जी डेंसिटी होती है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की बात हो जाएगी सर जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम।
यानी यूनिट वॉल्यूम पर कितनी क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइंड करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? यूनिट वॉल्यूम पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। जरा इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसा आंसर आएगा और क्या करना हम लोगों को। फटाफट से 2 मिनट में इसका आंसर निकालेंगे और आपके दिमाग में भी जाएगा। और भाई जितने मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हो, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से यार इतना तो करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी फटाफट से कर दो, ठीक है? जल्दी। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि हमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है सर जी? किसी कैपेसिटर के लिए निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के लिए एज वी नो दैट, है ना, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी, U इज इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर। इतना तो पता है कि सर U की जो वैल्यू होती है हाफ CV स्क्वायर होती है। अब यहां पर जो C होता है वो तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अब बोलोगे हाँ जी सर C की वैल्यू तो यही होती है, तो यहाँ पुट करो ना। आप बोलोगे हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। अब हमें जो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी, वो किस पर निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर निकालनी है। किस पर निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर निकालनी है, ये बात ध्यान से समझो। तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अब हमारे पास में है कि E इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन D, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। यहां पुट कर दो V की वैल्यू E इंटू डी का स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E का स्क्वायर और फिर D का स्क्वायर। भाई एक D से एक D कैंसिल हो गया। आप बोलोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, है ना, एक D बचा ना बेटे, तो A इंटू D क्या होता है सर जी? वॉल्यूम होता है। A इंटू डी को इधर ले आओ जल्दी से फटाफट। आप बोलोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है सर जी? U अपॉन AD। AD क्या है सर जी? वॉल्यूम, है ना। एरिया में अगर आप डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाता है सर जी? वॉल्यूम बन जाता है। अब U अपॉन AD ये क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी एट, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? यूनिट वॉल्यूम पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड हो गया। यहां पर आप लोग लिख लो कि सर स्मॉल u क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एट, जल्दी बताओ, यूनिट वॉल्यूम, है ना, एट यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया जी आपका टोटल आंसर। करना क्या है सर? हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू CV स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में। U इज इक्वल्स टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V का स्क्वायर। भाई V की वैल्यू पुट कर दी E इंटू D, इन दोनों का स्क्वायर किया तो सर E का स्क्वायर D का स्क्वायर कैंसिल किया, A इंटू D आ गया। A इंटू D क्या? वॉल्यूम हो गया। उठाकर इधर रख दिया, लो जी काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी मेरे बच्चों बता दो फटाफट से। वैसे जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है कोई दिक्कत कोई परेशानी रहेगी नहीं आपको। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। मजा आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दो कि सर बेहतरीन तरीके से सेशन पढ़ाया, एकदम तगड़े तरीके से, मजा आ गया। कैपेसिटर कैपेसिटेंस को लेकर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली इसका मतलब कोई डेरिवेशन, ऐसे तो पूरा डेरिवेशन है इसका, तो मैं ज्यादा आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा बिकॉज ऑफ इसका डेरिवेशन नहीं आता है। केवल और केवल क्या आते हैं? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी एनर्जी के लिए या टोटल पोटेंशियल के लिए क्या आता है? एक हमसे फॉर्मूला पूछा जाता है, बस वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा हर एक चीज, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये फॉर्मूला आता कहां से, आप भूले ना इन चीजों को। तो भाई हमारे पास में दो बॉडीज हैं, एक A है और एक B है। इसका जो पोटेंशियल है V1 है और इसका जो पोटेंशियल है V2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है एंड इसका कैपेसिटेंस C2 है। अब दोनों बॉडीज को मैंने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आप बोलोगे सर जी जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है कि सर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब मैं पोटेंशियल वाले चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब जब टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, है ना? टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें तो वो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास में V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। कहां से आया सर?
V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी तो होता है, तो क्यू क्या टोटल चार्ज और टी सी क्या सर जी टोटल कैपेसिटेंस है। अब आप बोलोगे सर जी V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, इस पर कैपेसिटेंस C1 था और इस पर C2 था। अब आप बोलोगे सर Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V1, इसका पोटेंशियल अलग इसका पोटेंशियल अलग, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया टोटल कॉमन पोटेंशियल कि इतना पोटेंशियल वहां पर होगा। अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो एक टाइम बाद सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी जो V1 है ये भी V हो जाएगा और ये जो V2 है ये भी V हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। तो हम बोलेंगे सर जी जो डेल्टा U है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर जी UI माइनस UF, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल जब आप रखोगे तो इनिशियल कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है जी इतना थी, माइनस इसमें से आप क्या करोगे हाफ C1V स्क्वायर, V क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया, तो इतना रखोगे, फिर प्लस में हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है जी ये कर लेना आप सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो हो जाता है C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये टोटल इनका फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये टोटल लास्ट में याद रखना कि इतना निकल कर आता है, और आपको एक ये वाला याद रखना है कि भैया इतना निकल कर आता है टोटल सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हमें कोई डेरिवेशन इसका सॉल्व नहीं करना, डेरिवेशन आना नहीं है, केवल अगर आएगा तो इसके बेस पर इन फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आएगा। अब मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज बननी चाहिए कि भाई ये आ कहां से रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप थोड़ा बहुत डेरिवेशन करके आप इसको आसानी से कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप किसी को किसी भी लेवल पे। तो भैया कैसी लगी क्लास आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताना, और जो भी आपके डाउट हो मुझे आप बता देना। और हाँ, जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने न्यूमेरिकल डाला था और आपको इसी तरह से आपको इस वाले चैप्टर के क्या चाहिए न्यूमेरिकल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, भैया मैं इसके न्यूमेरिकल की एक वीडियो बना दूंगा अलग से, है ना। अब आप ये सोचो कि भाई वन शॉट में सारी चीजें करा दे, तो देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको कवर कराई जाए, लेकिन सिलेबस बड़ा है फिर भी मैं इतनी कोशिश करता हूं कि हर एक चीज आप तक पहुंचे, चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके न्यूमेरिकल का अगर किसी को डाउट रहता है आप कंप्लीट कर देना, वहां पर लिख देना, मैं न्यूमेरिकल के लिए भी एक वन शॉट डाल दूंगा आप लोगों को, और बेहतर न्यूमेरिकल होंगे भाई, ऐसे नहीं कि लूलू पुलू, तगड़े न्यूमेरिकल बढ़िया से बढ़िया लेवल के। तो भैया मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, और तब तक आप क्या करो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में अगर मजा आया तो, ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।